और आप उनसे बात कर लीजिए एक बार। हाँ कर लूंगा। हाँ। साहब कुछ खाने को दो ना साहब दो ना साहब बहुत भूख लगी है। भगवान आपका भला करेगा साहब सुबह से कुछ खाए नहीं है साहब। अरे क्या कर रहा है ये? अरे साहब क्या करता है ये? सुबह से मैंने कुछ खाया क्या बोला तेरे को? चल जा इधर से। साहब दोबारा आने का नहीं, इधर बोल दिया तेरे को मैं। हेलो पुलिस। सर मैंने आपको फोन किया था। चल बाजू हटो, चलो तमाशा है क्या? चलो पीछे, चलो मूव पीछे, चलो हटो पीछे, चलो। ये आदमी जिंदा है। एम्बुलेंस बुलाओ। मैं एम्बुलेंस को फोन कर दिया सर। जिंदा है। अरे ये राहुल, योगेश और सुरेश है। आसपास देखो कुछ मिलता है क्या? हाँ इधर आ। ये कैसे हुआ? सर एक आदमी ने गोली मार दिया और भाग गया बाइक पर। आदमी को देखा? नहीं सर। बाइक का नंबर? नहीं सर। ये बुलेट के शेल्स मिले हैं। किसी पुलिस वाले की रजिस्टर्ड गन की बुलेट है। इसका मतलब ये हो सकता है कि किसी पुलिस वाले ने डबल मर्डर किया है। एम्बुलेंस आई क्या? हाँ सर, लाओ। चलो लाओ जल्दी। चलो फटाक से। इंसान का अतीत कभी उसका पीछा नहीं छोड़ता। कहते हैं गुजरा हुआ कल आने वाले कल के सामने हमेशा खड़ा होता है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबका स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस भाग में। जब मेरी पोस्टिंग मुंबई के बोरीवली पुलिस स्टेशन में थी, उस वक्त मेरे सामने एक केस आया था। इस केस में अतीत और आज के तार इतने उलझे हुए थे कि कातिल कौन है ये ढूंढना बहुत मुश्किल जा रहा था। योगेश और उसके पिता सुरेश दोनों का कत्ल हुआ था और उसका कजिन राहुल उस पर भी हमला हुआ था। और खास बात यह है कि जिस रिवॉल्वर से यह हमला हुआ था वो एक पुलिस वाले की थी। क्या ये सुपारी किलिंग थी या किसी की जाति दुश्मनी का यह अंजाम था? आइए देखते हैं ये केस क्या था जो मुंबई से शुरू होकर दिल्ली तक जा पहुंचा था। ये केस शुरू हुआ नवंबर 2017 में, जब एक औरत हमारे पास एक कंप्लेंट लेके आई थी। सर मुझे कंप्लेंट लिखा गया सर। सीनियर इंस्पेक्टर कहाँ है सर? आइए आप अंदर आइए। आप बैठिए और शांत हो जाइए। पाटिल मैडम पानी देना। बाबा त्याचं चहा सांगा। बोलिए। सर मुझे बहुत डर लग रहा है। सर उसने मुझे किडनैप करके 3 महीने अपने घर में बंद रखा। सर बहुत मुश्किल से निकली हूं मैं आज। किसने किया ये? सर मेरे पति योगेश, हमारा सेपरेशन हो चुका है। लेकिन आपके पति ये सब क्यों करेंगे? सर बहुत लंबी कहानी है। बताइए आप। सर मैं दिल्ली से हूँ। मेरी फैमिली और योगेश की फैमिली दोनों एस्ट्रोलॉजी में थे। उस वजह से थोड़ा कंपटीशन दोनों के बीच में रहता था। जितने लोग मेरे पापा दीनदयाल पांडे और छोटे चाचा ब्रिजमोहन पांडे को मानते थे, उतने ही लोग योगेश के फादर सुरेश श्रीवास्तव को भी मानते थे। हमारी फैमिलीज में प्रॉब्लम्स तब और ज्यादा बढ़ गई जब दोनों ही फैमिलीज वहां के लोकल पॉलिटिक्स और इलेक्शन में इन्वॉल्व हो गए। योगेश कॉलेज में मेरा सीनियर था, पता ही नहीं चला कब एक दूसरे से प्यार हो गया और हमारी फैमिलीज हमारे शादी के अगेंस्ट थी। बहुत तपस्या की है मैंने अपने बेटे के लिए, उसका फल उसने मुझे ये दिया है।
बहुत प्यारी बहू ढूंढी है इसने मेरे लिए। आपका बेटा भी कम नहीं है। मुबारक हो, मुबारक हो। सब मान गए थे और ये डील हुई थी कि अब दोनों फैमिलीज भी पॉलिटिक्स के लिए एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। और 2 महीने बाद ही हमारी एंगेजमेंट हो गई और फिर शादी। लेकिन पापा और ससुर जी ज्यादा दिन तक अपनी बात पर टिके नहीं रह सके। शायद 6 महीने बाद फिर से पॉलिटिक्स के कारण उन दोनों के बीच में पंगे शुरू हो गए। आपने मुझे बेवकूफ समझ कर रखा है क्या? आप खुद तो इलेक्शन में खड़े नहीं हुए हैं, अपने चेलों को इलेक्शन में खड़ा कर दिए। मेरी भी आंखें खुली हुई है, मुझे क्या पता नहीं आप शर्मा के ऊपर पैसे लगा रहे हैं। मैंने वही किया है जो आपने किया है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, समझे तुम? और उनके पॉलिटिक्स के बीच की लड़ाई हमारे बेडरूम तक पहुंच गई। तुम्हारे पापा ने जो भी किया ना, अच्छा नहीं किया। अच्छा, मेरे पापा जो भी करते हैं खुल कर करते हैं, तुम्हारे पापा की तरह दोगला नहीं है। हाउ डेयर यू! मैं अपने मायके चली गई, होने वाले हादसे से बिल्कुल बेखबर। मैं जानती थी मेरे ससुर ने मेरे पापा को मेरे चाचा जी मेरे लिए बहुत कंसर्न थे, इसलिए उनके कहने पर मैं मुंबई शिफ्ट हो गई। और वहां दिल्ली में मेरे पापा का किलर पकड़ा गया। उसने पुलिस को बताया कि मेरे ससुर ने ही मेरे पापा को मारने की सुपारी दी थी उसे। उन्हें अरेस्ट भी किया गया, लेकिन पावर और पैसे के कारण उन्हें बेल मिल गई। मैं ये सब कुछ भूल भाल कर मुंबई में नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी सर। शीतल! योगेश, कहाँ चली गई थी तुम? अरे पता है कितना ढूंढा मैंने तुम्हें। शीतल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। शीतल प्लीज। प्यार? कैसा प्यारा? तुम्हारे पापा ने मेरे पापा को मरवा दिया। अगर अगली बार से तुम दिखे ना तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। शीतल, शीतल, शीतल! लेकिन उसके 1 हफ्ते बाद ही हाथ मुंह बांध कर, ये देखिए सर, हर वक्त मेरे ऊपर नजर रखी कि मैं कहीं भाग न जाऊं। उन्होंने आपके साथ और कुछ किया? मतलब योगेश ने रेप करने की कोशिश वगैरह कुछ? नहीं, रेप नहीं, लेकिन योगेश ने उससे भी घिनौना काम किया। आप वहां से भागी कैसे? सर, वहां की मेड कमला, उसने मेरी मदद की। तो अब आप योगेश के खिलाफ कंप्लेंट करना चाहती हैं? सिर्फ योगेश नहीं सर, उसके भाई और उसके पिता, दोनों के अगेंस्ट इन सब ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद किया। ठीक है, उनका नंबर और एड्रेस दे दो इनके पास। आप घबराइए मत, अगर उन्होंने कुछ गलत काम किया है तो उनको सजा जरूर मिलेगी। शीतल, आपकी वाइफ, उसके बारे में पूछताछ करनी है आपसे। कुछ पता चला क्या उसका? सर पता नहीं कहाँ चली गई वो बिना किसी को कुछ बताए। वी आर सो वरीड सर। कहाँ है वो, कैसी है वो? अरे हमें सवाल पूछने दो आपसे, आप ही पूछे जा रहे हो। हाँ, पहले हमारे सवाल का जवाब, उसके बाद में तुम्हारे। चलिए। क्या बकवास है सर? प्रोस्टिट्यूट? सर मैं किसी ऐसे वैसे आदमी का बेटा नहीं हूं सर। मेरे पिताजी बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, साधना की है उन्होंने। और ऐसे महान आदमी का बेटा होके किसी प्रोस्टिट्यूट को घर में लाने की बात तो छोड़िए, उसके पास जाने के लिए भी नहीं सोच सकता। शीतल क्यों झूठ बोलेंगे? सर मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों कहा। शीतल को ढूंढने के लिए मैं, पापा और मेरे कजिन मुंबई शिफ्ट हो गए और वो मिली भी। शीतल, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है कितना ढूंढा मैंने तुम्हें? शीतल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे जाने के बाद रियलाइज हुआ मुझे। शीतल, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शीतल प्लीज वापस आ जाओ। प्यार? कैसा प्यार? तुम्हारे पापा ने मेरे पापा को मरवा दिया। अगर आइंदा से तुम दिखे तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। शीतल प्लीज, मैं मेरी तरफ देखो, देखो मैं बिल्कुल बदल जाऊंगा। तुम मुझे एक चांस दो, प्लीज कम बैक, एक बार वापस आ जाओ। शीतल देखो, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे, मैं प्लीज मान जाओ, प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज।
माफ कर दिया और 3 महीने पहले हम यहाँ शिफ्ट हो गए, पर एक दिन वो अचानक से गायब हो गई। सर मैं सच कहूं तो इन सब के पीछे उसके चाचा बृजमोहन का हाथ है। बहुत ही घटिया आदमी है सर, भड़काता था शीतल को। सर उसने तो हमारे ऊपर जानलेवा हमला भी किया। तब से हम यहाँ मुंबई में रह रहे हैं सर, सिर्फ कोर्ट की पेशी के लिए दिल्ली जाते। तुम और शीतल दोनों भी शादी से खुश नहीं थे, तो फिर शीतल के पीछे जाने का क्या मतलब? सर शीतल इस घर के लिए लक्ष्मी थी। शीतल से शादी करने के बाद नोटों की बारिश हो रही है, लेकिन उसके जाते ही हर चीज ऐसा लगा जैसे हाथ से रेत की तरफ फिसलता चला गया। पापा ने कहा कि शीतल के दम पे तू आगे बढ़ेगा, और सर मेरे पापा की कही हुई कोई भी बात गलत नहीं होती। सर अगर आपको कभी प्रॉब्लम हो ना, आप मेरे पापा से मिलो, उनके पास हर समस्या का समाधान है। अच्छा, एक केस सुनाता हूं तुमको मैं। 20 साल का लड़का गायब हो गया था, तो ज्योतिष ने बताया कि वो पूरब की तरफ मंदिर में मिलेगा। मुझे क्लू मिला, उसको ढूंढ के लाया। कहां से पता है? पश्चिम दिशा से बाहर में मिला। तो लोग है ना, उनके समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हमारे पास आते थे। हमें किधर जाने की जरूरत नहीं, समझे? कहीं ऐसा तो नहीं आपके घर की लक्ष्मी पैसों की बारिश रुक न जाए इसलिए आपने शीतल को कैद करके रखा? ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। शीतल यहाँ अपनी मर्जी से रह रही थी। सर मैं आपको बता रहा हूँ, देयर इज सम काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। आप मुझे बताइए शीतल कहाँ है, मैं उसे मना करके लाऊंगा सर वापस। प्लीज बताइए सर, कहाँ है वो? क्या लगता है सर आपको? दोनों बहुत कॉन्फिडेंट छिड़के, ऐसा लगता है दोनों सच बोल रहे हैं। लेकिन सर पता कैसे करेंगे कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? कोई तो होगा जो हमें सच बताएगा। वहां की मेड कमला, उसने मेरी मदद की। अरे उसकी मेड कमला? साहब मैंने कुछ गलत काम नहीं किया साहब, मेरे को जाने दो। अरे हमने क्या कहा आपने कुछ गलत किया है? हा? जो कुछ भी सच है बता दो। उस घर में मैं 15 दिन से काम कर रही थी साहब। वहाँ एक रूम था साहब, वहाँ मेरे को जाने को ही नहीं देते थे। ओ योगेश सर हमेशा मना करते थे, और उस रूम से किसी की आवाज आती थी साहब, मैंने सुनी कई बार। मेरे को बहुत अजीब लगता था साहब, इससे रहा नहीं गया साहब। और फिर एक दिन योगेश साहब घर पर नहीं थे, उस दिन मैं अंदर गई। अरे तू कब से झाड़ू लगा रही कमला? जाके पहले बर्तन मांज। हाँ 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 सर, करते। थैंक यू कमला, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। फिर अपना काम करके वहां से निकल गई साहब। मैं अगले दिन योगेश साहब मेरे पर बहुत गुस्सा किए, बहुत चिल्लम चिल्ली की मेरे पर, लेकिन मैंने ऐसा जताया कि कुछ हुआ ही नहीं है, मुझे कुछ पता ही नहीं है साहब। बस यही हुआ था साहब उस दिन। ठीक है, इस कमला की माने तो शीतल सच बोल रही थी, योगेश क्यों झूठ बोलेगा? सर शीतल के बयान के मुताबिक उसे शक था कि उसके पिता की हत्या में उसके हस्बैंड यानी कि योगेश के फादर सुरेश का हाथ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शीतल कमला के साथ मिलकर योगेश और सुरेश इन दोनों को फंसाने की कोशिश कर रही हो? मुझे भी ये डाउट आ रहा है कि शीतल अपने पिता के मौत का बदला ले रही है। एक काम करो, इस कमला की नब्ज चेक करो, सबके हार्ट रेट पता चल जाएंगे। सर हमारा शक सही निकला। शीतल ने योगेश के घर से निकलने के 3 दिन बाद कमला के अकाउंट में तकरीबन 50,000 रुपए जमा किए थे। अच्छा? हाँ सर, और एक और इम्पोर्टेंट बात, खबरी ने बताया कि कमला ने किसी तरह का लोन ले रखा था, वो लोन की रकम उसने इन्हीं पैसों से चुकाई है। बुलाओ शीतल और कमला को।
अब देखते हैं नई क्या कहानी सुनाते हैं। ठीक है सर। अरे मेरी चाय। अरे ये ठंडी हो गई सर, दूसरी भेजता हूं। अरे शिरके, इसको कोई और पगार दे रहा है शायद। तो हमें झूठी कहानी सुनाने के लिए शीतल जी ने तुमको 50,000 रुपए दिए थे और इसलिए तुमने योगेश पे शक डाला। साहब, मैंने शीतल मैडम से पैसे लिए उस साहूकार को देने के लिए। मैं खोटं नाही बोलत आहे साहेब। नहीं, तुम्ही खोटं बोललाच नाही, तुम्हाला खोटं बोलवलं गेलं, करेक्ट? सर आप गलत समझ रहे हैं। सर वहां से निकलने के लिए कमला ने ही मेरी मदद की थी। एटलीस्ट मैं इसके लिए इतना तो कर सकती थी ना। मैंने चाचा जी से पैसे लिए और इसे दे दिया, और इसमें छुपाने जैसा कुछ भी नहीं था। मैंने इसे बैंक से ट्रांसफर किए थे। लेकिन आपके पति का तो कुछ और कहना है। उनका कहना ऐसा है कि आप आपकी मर्जी से वहां रह रही थी उनके साथ, और वो भी यही चाहते थे कि तुम्हारी मैरिड लाइफ पहले जैसी हो, स्मूथ। उसके तो खून में ही छूट और मकारी है। सच तो ये है सर कि उसने मुझे किडनैप किया, मुझे तकलीफ दी, मुझे टॉर्चर किया। साहब, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ साहब। मेरे को ना इस लफड़े में नहीं पड़ने का, मेरे को जाने दो ना साहब। शिरके, मुझे अभी भी यकीन है शीतल ने कमला को वो जो 50,000 रुपए दिए थे वो उसको झूठ बोलने के लिए दिए थे। सर शीतल के हाथों में मार्क्स थे। ऐसा देखकर लगता है कि उसे रस्सियों से बांधकर रखा गया था। हो सकता है उसने खुद को बांधा हो ताकि अपनी स्टोरी प्रूव कर सके, लेकिन उसका मोटिव मेरी समझ में नहीं आ रहा शिरके। सर अगर ऐसी बात है तो फिर मोटिव ही क्लियर है, अपने पिता की मौत का बदला लेना। हाँ वो भी है, लेकिन इतने महीने बाद क्यों? अगर बदला लेना होता तो पहले लेती। सर ये जो औरत है ना शीतल, मला उठे ना लामी को तेतरी पाहिले तो मैंने जूना रिकॉर्ड चेक किया, तो उसमें ऐसा पता चला कि शीतल के बारे में किसी ने दिशा उपाध्याय के नाम से मिसिंग कंप्लेंट की थी। किसने? मंदार कुलकर्णी ने। ये देखिए। सर ये मेरी गर्लफ्रेंड दिशा उपाध्याय 1 हफ्ते से मिसिंग है। 1 हफ्ते से? इतने दिन क्या कर रहे थे? उसके पेरेंट्स कहाँ हैं? कहीं तुमने तो कुछ किया नहीं ना? अरे नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं? हम दोनों तो 1 महीने से डेट कर रहे हैं और शादी भी करना चाहते हैं। दिशा दिल्ली से है तो हम उसकी फैमिली से मिलने दिल्ली भी जाने वाले थे। पर लास्ट वीक दिशा अचानक से गायब हो गई। उसका फोन भी अनरीचेबल आ रहा है। सर मैं पॉलिटिकली एक्टिव हूँ तो मैंने अपने सोर्सेज के थ्रू पता करने की कोशिश भी की, पर पता चला कि वो दिल्ली में भी नहीं है और डायरेक्ट उसकी फैमिली से बात नहीं कर सकता। कहीं उल्टा मैं ही प्रॉब्लम में ना फंस जाऊं। तो शिरके, मैं तो भूल ही गया, ये शीतल तो बहुत बड़ी खिलाड़ी निकली। पति के होते हुए भी अपना नाम बदलकर किसी दूसरे को शादी का झांसा दे रही थी। पर्दा तो उठाना पड़ेगा। नमस्कार, दिशा उपाध्याय? नहीं, शीतल श्रीवास्तव। अच्छा, मैं किससे बात कर सकता हूँ, दिशा से या शीतल से? मैं अंदर आ सकता हूँ? थैंक यू। आओ शिरके। दिशा कौन है? सांप। आपने कंप्लेंट लिखवाई थी ना दिशा के मिसिंग की, लेकिन दिशा तो मिसिंग हुई नहीं थी। अरे सर यही तो है दिशा। तो वही बोल रहा हूँ, दिशा ये है, ये मिसिंग थी ही नहीं, ये अपने पति के घर में ही रह रही थी, शीतल श्रीवास्तव नाम से। कुछ भी बोले जा रहे हैं आप बोलेंगे क्या सच है? दिशा ये, अगर तुमने एक बार भी बोल दिया होता ना कि ये सब झूठ है तो मैं तुम्हारे इस झूठ को भी सच मान लेता। मंदार, अब तो बताइए सच क्या है? सर मैंने मंदार से झूठ बोला, लेकिन मैं शीतल से दिशा किसी को धोखा देने के लिए नहीं बनी थी। वो मेरे अंकल ने कहा था मुझसे कि तुम नाम बदल दो ताकि योगेश मुझे ढूंढ ना सके। मंदार से बहुत प्यार करती, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। थैंक्स टू यू।
शीतल और योगेश का यह उलझा हुआ केस खत्म हो चुका था, क्योंकि ना तो शीतल योगेश के खिलाफ कुछ सबूत दे पा रही थी, ना तो हमारे इन्वेस्टिगेशन में कुछ मिल रहा था। और वैसे भी शीतल का कैरेक्टर थोड़ा सा डाउटफुल ही था, इसलिए हमें लगा कि अब ये केस खत्म हो चुका है। लेकिन इस केस का अंत इतना भयानक होगा ये हमने भी नहीं सोचा था। फिर के फायर यहां से हुआ, 1 2 तीसरा फायर इधर, यहां लग के राहुल को लगा। सर यहाँ कुछ कांच तो गंदा सा लग रहा है। पूरे गाड़ी चकाचक एकदम क्लीन, सिर्फ ये विंडो गंदा क्यों? एसी भी चल रहा था। ऐसा लगता है सिर के शायद किसी ने जानबूझ के कांच गंदी की है, ताकि पीछे बैठा हुआ आदमी ग्लास नीचे करे और उस मौके का फायदा उठाकर किलर ने गोली मार दी। पॉसिबिलिटी है सर। सबसे सेफ सीट पर राहुल था, ड्राइविंग सीट। उसको गोली सीट के बैक साइड से लगी। क्योंकि आसपास का सीसीटीवी फुटेज चेक करो और पूछताछ करो किसी ने किलर और बाइक का नंबर देखा क्या। ठीक है सर। बाबा अरे क्या चाय पिलाई थी तुमने सवेरे? गुड़ वाली चाय? नहीं, हेल्थ बाद में, टेस्ट भी कुछ चीज है या नहीं चाहिए मुझे। कल से तू गुड़ वाली चाय, मैं शक्कर वाली चाय। ये क्या है, बाद में फोन करता हूँ। हाँ बोलो सर। वो क्राइम सीन पे जिस गन की बुलेट्स मिली थी सर, वो गन किसी मिलिंद बोरकर के नाम रजिस्टर्ड है। बोरकर मीरा रोड पुलिस स्टेशन में पीएसआई पोस्टेड है और सर कुछ दिन पहले उसने अपने गन की मिसिंग कंप्लेंट करवाई है। पीएसआई? एक पुलिस वाले का इस किलिंग से क्या लेन देन हो सकता है? फिर भी एक काम करो, इस पीएसआई बोरकर के डिटेल्स निकालो वहां के पुलिस स्टेशन से, खास करके नॉन यूनिफॉर्म स्टाफ से, मतलब ये स्वीपर एडमिन उनसे। ठीक है सर। वैसे ये योगेश और सुरेश, इन दोनों की पीएम रिपोर्ट भी आ गई है सर। सर रिपोर्ट के मुताबिक सुरेश श्रीवास्तव के सर पे गोली मारी गई थी और योगेश के नेक और अपर बैक पे गोली मारी गई है। एक गोली उसकी पीठ को भेदते हुए छाती से निकली है और सर इन दोनों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। राहुल इसलिए बच गया क्योंकि उसे जो गोली मारी गई वो पहले कार की सीट को लगी और उसके बाद राहुल को लगी। उसका खून तो बहुत बहा है, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि वो जल्दी रिकवर कर रहा है। सीसीटीवी फुटेज मिली? सर सीसीटीवी फुटेज तो नहीं मिला। एक्चुअली वो इलाका काफी भीड़ भाड़ वाला है और प्रॉब्लम यह है कि वहाँ का जो सीसीटीवी कैमरा है वो खराब है। लेकिन छिड़के, किसी भी हालत में हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि योगेश और सुरेश का मर्डर किसने किया था, किसके पास उनको मारने का स्ट्रॉन्ग मोटिव था, या सच में पुलिस वाले को किसी ने सुपारी दी थी, या असल में पुलिस वाले की गन चोरी हो गई थी। सर मुझे ये मामला पारिवारिक रंजिश का लग रहा है। शीतल के चाचा ब्रिजमोहन पांडे के भाई का मर्डर हुआ है। हो सकता है कि उसने अपने भाई के मर्डर का बदला लिया। लव ट्रायंगल भी तो हो सकता है। ये मंदार कुलकर्णी भी तो मार सकता है योगेश को। याद है उस दिन जब उसको पता चला कि शीतल शादीशुदा है, कितने गुस्से से गया था। और योगेश को मारना भी चाहता होगा ना वो, या तो शीतल ने मारा होगा दोनों को, क्योंकि शीतल मुंबई में आकर नई जिंदगी जीना चाहती थी और योगेश और उसके फैमिली की वजह से सब बर्बाद हुआ था। शिरके, मुझे इन सब के सीडीआर और फोन लोकेशन चाहिए। तब तक हम राहुल से बात करते हैं। सर हम लोग ट्रैफिक में फंसे हुए थे, तभी वहां पर एक भिखारी आया और वो विंडो के कांच को नॉक करने लगा। चाचा जी बार बार इरिटेट हो रहे थे। उन्होंने कई बार इशारा किया उसको वहां से जाने का, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। उसने विंडो के कांच पर कुछ गंदा कर दिया था। तभी चाचा जी ने कांच को नीचे किया और इतने में वहां पर एक बाइक वाला आया और उसने ताऊ जी और योगेश भाई को गोली मारी। मैंने सर पकड़ कर नीचे कर लिया अपने आप को, उसने मुझे भी गोली मारी। तुमने उसका चेहरा देखा था? नहीं सर, मैं सर पकड़ करके नीचे बैठ गया था। उसने हेलमेट पहन रखा था और ऊपर से काला रंग का ग्लास था। मैं कुछ भी ठीक से नहीं देख पाया सर। शिरके, किलर तो मारने के मोटिव से आया था, फिर ये राहुल कैसे बच गया? मुझे इसकी सीडीआर रिपोर्ट चाहिए। ठीक है सर। कह नहीं सकते कब किसके पास कौन सा मोटिव हो मारने के लिए। छिड़के, मुझे लगता है भिखारी किलर से मिला हुआ था। भिखारी ने सुरेश को इरिटेट किया, सुरेश ने ग्लास नीचे की, किलर ने शूट कर दिया। लेकिन सर शूट करना होता तो कांच पे भी शूट कर सकता था। मतलब कांच पे फायर करता, कांच टूट जाता और उसके बाद वो फायर कर देता।
हो सकता है किलर उतना कॉन्फिडेंट ना हो। मतलब आपका कहना है कि वो सुपारी किलर नहीं था? हो सकता है। सर सीरिया रिपोर्ट। क्या खुलासा हो रहा है? सर रिपोर्ट के हिसाब से शीतल 2 महीने पहले अपने चाचा ब्रिजमोहन पांडे के घर शिफ्ट हो गई है दिल्ली में। और मंदार के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से मंदार ने 3:33 पे शीतल को कॉल किया था। मतलब जब योगेश और सुरेश पे हमला हुआ उसके 5 मिनट बाद। शिरके, मंदार ने जब कॉल किया था उस वक्त उसकी फोन लोकेशन क्या थी, पता करो। ठीक है सर। सर मेरा रोड पुलिस स्टेशन से आपको मिलने एक लड़का है। कौन है? कोई अखिल यादव है। सर मेरा नाम अखिल यादव है सर। सर मैं मीरा रोड पुलिस थाने में क्लर्क हूँ सर। सर देखो मेरे को किसी लफड़े में नहीं पड़ना है सर, लेकिन आप लोगों के आदमी यहाँ पे पूछताछ कर रहे थे तो मेरे को लगा मैं आपको बता दूं। बिल्कुल टेंशन मतलब बिंदास बोलो। सर वो अपने PSI बोरकर सर है ना सर, उनकी गन चोरी हुई थी। वो तो हमें भी पता है, लेकिन सर वो गन दोबारा मिली बट दूसरे PSI के डोर में। सर मैं क्या बोल रहा हूँ सर, वो आदमी ठीक नहीं है सर। अभी वो इधर उधर से पैसा वैसा भी लेते हैं और एक आध बार सस्पेंड भी हुआ सर। मुझे लगा सर मैं आपको बता दूं, लेकिन सर अगर उनको पता चला तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी सर। नहीं अब डरो मत, बिंदास रहो। थैंक यू सर, चलता हूँ सर। थैंक यू। पता चला शिरकी, मैं क्यों कह रहा था नॉन यूनिफॉर्म स्टाफ से पूछताछ करो। ये यूनिफॉर्म वाला स्टाफ है ना, एक दूसरे को सपोर्ट करता है। साहेब मला काहीतरी सांगायचंय तुम्हाला। बोला। इन लोगों को खून होने से पहले ना, 1 हफ्ते पहले की बात है, कोई घर पर आया था साहब। साइड। अरे अरे बाइक अंदर ले, दरवाजा बंद कर। अरे कौन है भाई? अरे घर में कैसे घुस गए? अरे बाहर निकलो आप लोग। अरे ये क्या कर रहे? अरे क्या बदतमीजी है ये? हाय, मेरा नाम मंदार कुलकर्णी। शीतल और मैं शादी कर रहे हैं। ये रहे तेरे डिवोर्स के पेपर्स। शीतल साइन कर चुकी है, तू भी चुपचाप कर दे, वरना क्या पागल है क्या? मैं पागल कौन है बताओ भी तेरे को। जाओ तुम। शिरके, मिल गया मोटिव। शीतल से शादी की बात करने वाला इंसान मंदारी हो सकता है। अब तो मैं श्योर हूं ये शीतल का दिल्ली जाना सुरेश और योगेश के मर्डर प्लान का एक पार्ट था, ताकि वो दिल्ली चले जाए और उसके ऊपर कुछ भी ना आए। मंदार शीतल से शादी करना चाहता था, उसने योगेश को उससे डिवोर्स लेने के लिए कहा। शायद योगेश नहीं माना, इसलिए शीतल और मंदार ने मिलकर सुरेश, योगेश और राहुल पर अटैक करवाया। उसको अपने बाप के मौत का बदला भी तो लेना था। शिरके, बहुत चालाक है ये औरत। उसने इस काम में मंदार का यूज किया। सर मंदार की कॉल लोकेशन आ गई। शिरके, इसके अकॉर्डिंग मंदार भी उसी टाइमलाइन पर ट्रैवल कर रहा था जिस पर ये तीनों योगेश, सुरेश और राहुल ट्रैवल कर रहे थे। मतलब पहले वो घर से निकला, योगेश के घर तक गया और बाद में उसने इन तीनों का पीछा किया। उठा के लाओ उसको। सर मैंने पता किया, वो मिसिंग है। मिसिंग है? खोद के ढूंढ के लाओ, रिजल्ट चाहिए मेरे को। जाओ। सर तब तक हम शीतल और ब्रिजमोहन को मिलते हैं दिल्ली जाके। बैठिए इंस्पेक्टर साहब। बैठिए। बताइए कैसे तशरीफ लाना हुआ? वैसे आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस मामले में यहाँ की लोकल पुलिस कई बार हमसे पूछताछ कर चुकी है और हर बार मैंने यही कहा है कि हमारा इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। क्यों खुराना? ऐसा लंबा सफर करके आए हैं आप लोग, थक गए होंगे। क्या लेंगे, ठंडा या गर्म? कुछ सवालों के जवाब। क्या आपने पहले कोशिश की थी सुरेश और योगेश को मारने की? थी। क्या है इंस्पेक्टर साहब कि साधु आदमी हूं लेकिन हूं तो इंसान ही ना। अब मेरे भाई का मर्डर होगा तो खून तो खौलेगा। मेरा भी खौला था। सुपारी दी थी मैंने मारने की, मगर मेरे भगवान ने मुझे कि पाप करने से बचा लिया। वो शूटर, उसकी बंदूक एन मौके पर जाम हो गई थी। आपकी इस बात पे यकीन क्यों करें हमें? मत कीजिए। आप सबूत ढूंढिए इंस्पेक्टर साहब मेरे खिलाफ और उठाकर जेल में बंद कर दीजिए। ये इन लोगों को दिल्ली वाले पुलिस पर यकीन नहीं है क्या, जो यहाँ पूछताछ करने चले आ गए?
यकीन तो करना सिखाया नहीं हमें। चलो आपसे ही सवाल पूछता हूं, आपने योगेश और सुरेश को मारने की कोशिश की? क्योंकि आपके पास तो मोटिव था। हाँ, मोटिव था, पर मेरा भी जवाब वही है। आपके पास सबूत है क्या? देखिए, लॉ मैंने भी पढ़ी है। आपके पास मेरे और चाचा जी के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है। सबूत नहीं भी है और है भी। चलो एक बात बताइए, मर्डर होने के 5 मिनट बाद मंदार ने आपको क्यों कॉल किया था? वो भी उसी जगह से जहां मर्डर हुआ था। मंदार ने मर्डर किया तो किसी शूटर से करवाया या शूटर आपने भेजा? देखिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही मंदार ने। हाँ, उसने मुझे फोन किया था, लेकिन उस वक्त वो वहां था ये मुझे नहीं पता है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस सबसे ना तो मेरा ना इसका कोई लेना देना नहीं। वो तो हम पता कर लेंगे। अब इतना सब कुछ पता किया है, आप दिल्ली छोड़ के नहीं जा सकते बाहर। चलो शिरकी, खुराना। यस सर। इस शीतल पे नजर रखना, बहुत चालाक औरत है। सर, वो राहुल की कॉल डिटेल्स आ गई है। सर, डिटेल्स के हिसाब से राहुल दिल्ली में किसी सक्षम के टच में था और सर मर्डर के आधे घंटे पहले इन दोनों ने आपस में बात भी की थी। इंटरेस्टिंग। अच्छा हुआ शिरके, हम लोगों ने राहुल को क्लीन चिट नहीं दी थी। मुझे तो पहले से उसके ऊपर डाउट था। खुराना। यस सर। सक्षम से मिलते हैं। हाँ सर, राहुल और मैं बचपन से दोस्त हैं। हम लोग स्कूल में भी साथ थे। बड़ा अच्छा लड़का है सर वो। तो तुम्हारा कहना है कि वो अपने ताऊ और भाई को नहीं मार सकता? जी सर, मतलब नहीं मार सकता सर वो। देखो, उसके बारे में जो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हो ना, तुम्हें प्रॉब्लम में ला सकता है। इसलिए जो कुछ भी हो सच सच बता दो। सर, एक्चुअली सुरेश अंकल और राहुल के फादर प्रेम अंकल ने मिलकर एस्ट्रोलॉजी में बिजनेस शुरू किया था। 50-50% की पार्टनरशिप थी। पर सर, अंकल की डेथ के बाद सुरेश अंकल और योगेश भाई राहुल को नौकरों की तरह ट्रीट करने लग गए थे। मिस्टर अभिषेक वाली फाइल कैसे भी करके राहुल जी बाहर जाके कार निकालो। हाथ से कार तुम चलाओगे? जी हाँ। क्या कह रहा था मैं? राहुल! राहुल! जी भैया। हाँ भैया के बच्चे, क्या ये कोई काम कर रही है तू? खड़े खड़े पढ़ ले, क्या जा देख क्या रहा है? सर, राहुल बहुत परेशान रहने लगा था और 1 महीने पहले जब वो दिल्ली आया था तो तेरे ताऊजी और भाई ऐसे ट्रीट करता है तुझे, तो कुछ कहता क्यों नहीं है? अरे क्या बोलूं यार, मेरे परिवार वाले हैं वो दोनों। और वैसे भी जो इंसान गलत करता है ना, उसको उसका बदला इसी जन्म में मिलता है। सर, राहुल बहुत अच्छा लड़का है सर। तो हम पता कर लेंगे वो कैसा है। मैं आखिर क्या बोलता सर, जैसे भी थे वही मेरी फैमिली थे। तुम्हें गुस्सा नहीं आता कभी? सर आता था, लेकिन मैं क्या कर लेता। नहीं, अक्सर आदमी गुस्से में गलत कदम उठा देता है। ऐसा भी तो हो सकता है तुमने किसी अपने दोस्त को या सुपारी किलर को बोला हो तुम्हें गोली मारने के लिए, ताकि किसी को तुम पे शक ना आए। नहीं सर, मेरा एक ही दोस्त है सक्षम, और वो ऐसा कभी नहीं करेगा। और वैसे भी योगेश भैया और ताऊ जी के अलावा इस दुनिया में मेरा था ही कौन? सच में कोई नहीं है? एक बुआ थी, लेकिन पता नहीं कहां है। मेरे पैदा होने से पहले ही वो पता नहीं किसी दूसरे जाति के आदमी के साथ भाग गई थी। सैड स्टोरी। लेकिन इस केस में तुम हमारे सस्पेक्ट हो, इसलिए जब तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है तुम शहर छोड़ के नहीं जा सकते। टेक केयर। सिरके सर, इसके ऊपर नजर रखो। हाँ ठीक है, ओके सर। वो PSI बोरकर आ गया, इंतजार कर रहा है पुलिस स्टेशन में। सर, मेरा यकीन मानिए, मुझे नहीं पता मेरी गन कैसे गायब हो गई और कुछ दिन बाद दूसरे PSI प्रकाश माने के ड्रॉवर में कैसे मिली। सर, तुम्हारे ऊपर केस चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, तुम्हारे ऊपर यकीन कैसे करूं मैं? इंक्वायरी चल रही है सर, अब तक कुछ साबित नहीं हुआ। प्लीज सर, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारी गन कैसे गायब हो गई? पता नहीं सर, मैंने गन ड्रॉवर में रखी थी और मैं टॉयलेट गया। जब वापस आया तो गन वहां पे नहीं थी और कुछ दिन बाद दूसरे PSI प्रकाश माने उनके ड्रॉवर में मिली। सर, हमारे सीनियर्स प्रकाश माने से पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन उसे भी कुछ नहीं पता। आप चाहे तो प्रकाश माने की इंक्वायरी कर सकते हो। नहीं, वो
हम देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। तुम्हारी गन गायब हो गई, दूसरे दिन कहाँ थे तुम? सर गन गायब होने की वजह से मुझे सस्पेंड कर दिया था। मेरा मूड बहुत खराब था, इसलिए मैं घर पे ही था। अरे शिरके, ये पीएसआई बोरकर है ना, ये बिल्डरों को फोन करता था पैसों के लिए। छोटे मोटे बहुत काम किए इसने, लेकिन अभी क्या पैसों के लिए इसने सुपारी किलिंग भी शुरू कर दी है क्या? लेकिन सर कोई पुलिस वाला सुपारी के लिए अपनी गन की यूज करेगा? प्लान तो किया था उसने। देखो, गन चोरी हो गई, कंप्लेंट की, सस्पेंड हुआ, मोबाइल घर पे रखा, बाद में गन ली और ये कांड किया। सर अभी मंदिर का अपन 200 रुपये आने हुआ है। सर मैंने इंक्वायरी की है, मंदार यहाँ पिछले 10 दिनों से रह रहा है। कौन सा फ्लोर? 3rd फ्लोर से। क्या है साहब? दूध वाला वॉचमैन ने बोला था दूध चाहिए था आपको। हम भी चाय पियेंगे। तेरे को पता है 4 चम्मच शक्कर वाली चाय दिमाग की बत्ती जलाए। वो साहब मैं साहब 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 मारो साहब मारो साहब क्यों मारो? वही था, मैंने कुछ नहीं किया साहब। तू झूठ बोल रहा है। जब सुरेश और योगेश का मर्डर हुआ उस स्पॉट पे था तो? हाँ साहब मैं वहाँ था, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। वहाँ क्या करने गया था? साहब मैं योगेश के घर गया था उससे डिवोर्स के पेपर्स पे साइन लेने। जब मैं वहां पहुंचा तो वॉचमैन ने कहा कि वो लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए अभी, तो मैंने उनकी कार का पीछा किया, बस साहब, और कुछ नहीं। तो मैं अपनी कार से उतरकर उनकी कार की तरफ गया। साहब मुझे पता था आप लोग मुझे ट्रैक कर लोगे, इसलिए मैं डर गया था और यहाँ छुपा हुआ था। तो फिर तूने शीतल को क्यों फोन किया था? साहब मुझे उस समय वही सही लगा, इसलिए मैंने फोन किया था। झूठ बोल रहा है तू। तूने फोन इसलिए किया था ताकि उसको बता सके कि तूने सुरेश और योगेश को मार दिया, और ये सब तूने वो पीएसआई मिलिंद बोलकर उसी से करवाया था। मिलिंद बोरकर? साहब मैं किसी मिलिंद बोरकर को नहीं जानता हूँ। नहीं जानता? मैं सच कह रहा हूँ साहब। तू पुलिस स्टेशन में चल, सब याद आएगा। मंदार को हमने अरेस्ट कर लिया था, लेकिन उसके खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं था। जो भी था वो सर्कमस्टेंशियली था, और मंदार और पीएसआई बोरकर के बीच में भी कोई संबंध नहीं दिख रहा था। मंदार का कहना यह था कि किलर और भिखारी मिले हुए थे, क्योंकि वो भिखारी उसके साथ बाइक पे आया था। इसलिए हमने सारे भिखारियों की पूछताछ की, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। झूठ और सच के बहुत सारे परते खुलने अभी भी बाकी थे। राहुल के बारे में भी पता किया तो राहुल का किसी सस्पिशियस आदमी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था। अब बची शीतल और उसके चाचा ब्रिजमोहन, इन दोनों पे हमें पहले से ही शक था। अरे शक बढ़ा तब जब हमें यह पता चला कि मर्डर के 10 दिन पहले ब्रिजमोहन ने मुंबई में कांटेक्ट किया था। जी सरोज यादव है वो, सुरेश जी की बहन। आपने क्यों फोन किया था उसको? फोन हमने नहीं किया था, फोन उन्होंने किया था, बाद में हमने फोन किया। उन्होंने क्यों फोन किया था आपको? तारीफ कर रही थी कि हमने उन दोनों पर हमला करवाया। हालांकि थोड़ा अफसोस भी था उन्हें, दुखी थी क्योंकि वो दोनों बच गए थे, मगर वो फिर से चाहती थी कि हम सुपारी दें और उन्हें खत्म करवा दें, और अगर हम ये काम नहीं कर सकते तो वो खुद कुछ करना चाहेंगी, ऐसा बताया था। आपने क्या कहा? हमने कहा कि हमें हमारी गलती का एहसास हो चुका है, अब हम उन दोनों को नहीं मारेंगे। आप चाहे तो सरोज जी से पूछ सकते हैं। चाचा जी आप उनसे पूछने के लिए क्यों कह रहे हैं? पहले ही इतना सहा है उन्होंने। एक मिनट, आपको हमदर्दी है उनसे? वैसे कोई बात नहीं है, वो भी बस मेरी तरह एक औरत ही है। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, आपको जो करना है कीजिए। थैंक यू। शिवली सर, ये सरोज कहाँ रहती है? देखो। हाँ, मैं सुरेश को मरवाना चाहती थी। 25 साल पहले उन्होंने आपकी शादी को मना किया था, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी आपके मन में है। क्योंकि मैं उनकी अकेली बहन, प्रेम और सुरेश ने सब कुछ मेरा छीन लिया। वो लोग महल में रहते हैं, मुझे देखो मैं कहाँ रहती हूँ। 5 साल पहले मेरे पति का निधन हो गया। प्रेम तो अपनी मौत मर गया, लेकिन
सुरेश को मैं मरवाना चाहती थी। अपने किलर को कांटेक्ट कैसे किया? मेरे पास इतने पैसे कहा कि मैं किसी को सुपारी दे सकूं। फिर मैंने अपना मन बदल लिया, क्योंकि मेरे पास तो जहर खाने के भी पैसे नहीं। आपकी अगर ये हालत है तो आपको गुजारा कैसा होता है? मेरे पति की सरकारी नौकरी थी। मेरे पति के मरने के बाद वो नौकरी मेरे बेटे को मिल गई। बस उसी से हमारा गुजारा होता है। लेकिन सच कहूं साहब, जिस किसी ने भी उसको मारा है ना, इस माँ के दिल से उसके लिए दुआएं निकलती है। शिरके, इसने किलर का कांटेक्ट 10 दिन पहले लिया सुरेश के मर्डर की, फिर भी इसका मन बदल गया। लेकिन ऐसा होते हुए भी 10 दिनों के भीतर ही सुरेश का मर्डर हुआ। पता करो उन 10 दिनों में ये किसके साथ कांटेक्ट में थी। ठीक है सर। सर उसके कॉल डिटेल्स। शिरके, बहुत चालाक है यह औरत। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा ये सब कुछ तुमने किया है। हमें तो पता ही नहीं था तुम सरोज के बेटे हो। तुम्हारे बाबा मरने के बाद तुम्हें सरकारी नौकरी मिली थी। तुमने क्या किया? तुमने अपनी मां सरोज यादव का बदला लेने के लिए गन चुराई और सुरेश और योगेश को मार दिया। बराबर है ना? जी, यही हुआ था, लेकिन वो इसी के लायक थे। लेकिन मैंने अपनी मां की इच्छा पूरी की। जब मुझे पता चला कि पीएसआई बोरकर पे ऑलरेडी बहुत सारे चार्जेस थे, तो मैंने उसकी गन चुरा ली ताकि सारा शक उस पर जाए। मैंने सुरेश मामा और योगेश के ऊपर शुरू से नजर रखी थी। उनके घर से निकलने तक मैं उनके पीछे था। भिखारी को 500 रुपए दे के रखे थे ताकि उन्हें परेशान कर सके। मुझे मालूम था कि उस एरिया में बहुत ट्रैफिक रहता है, उनकी गाड़ी वहां पे रुकेगी। मुझे अफसोस इस बात का है कि मैंने सिर्फ 5 गोलियां मारी। 6ठी गोली मारी होती ना तो राहुल भी मर चुका होता। उसके बाप ने भी मेरी मां के साथ अच्छा नहीं किया। मेरी मां का गुनहगार था वो। रात को मेरा रोड वापस आया, रात का काम करने का नाटक किया और वो गन दूसरे पीएसआई के ड्रॉर में रख दी। और जब आप लोग गन की इंक्वायरी कर रहे थे तो मैं आपके पास आया ताकि मैं सब उस बोरकर पर डाल सकूं। एक बात समझ में नहीं आ रही, तुमने भिखारी को पैसे क्यों दिए कांच नीचे करने के लिए? तुम कांच में से भी गोली मार सकते थे ना। लेकिन मैं कोई मौका नहीं गंवाना चाहता था कि मैं उसको छोड़ दूं, वो बच जाए। मैं चाहता था कि मैं उसको तब मारूं जब मैं उसकी आंखों में वो डर देखूं। ये सोचा है अब तुम्हारी मां कैसे जिंदा रहेगी तुम्हारे बिना? तुम्हारा फ्यूचर गया भी अंधेरे में। हाँ, अब जेल में सड़ोगे। करड़े लोन चला चल। अखिल को हमने अरेस्ट कर लिया। भले ही वो अपने सारे इल्जाम सर पे ले रहा हो, लेकिन उसके सीने में जो ये बदले की आग जल रही थी, इसकी वजह उसकी मां सरोज थी। क्या सरोज को ये करते वक्त दस्तक नहीं मिली थी कि वो अपने ही बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रही थी? बाद में कुछ सिग्नल्स पर हमें अखिल और उसकी बाइक का सीसीटीवी फुटेज मिला, जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि वो एक भिखारी को बाइक पे बिठा के ले जा रहा था और सुरेश की कार का पीछा कर रहा था। इस केस में हमारे सामने बहुत सारे सस्पेक्ट्स थे और सबका मोटिव एक ही था, बस बदला। कुछ गलत होने पर बदले की भावना मन में आना स्वाभाविक है, लेकिन हक की लड़ाई अगर कानून के दायरे में रहकर की जाए तो अच्छी बात होती है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। हम पुलिस वालों को अक्सर यह गुरूर होता है कि हम क्रिमिनल साइकोलॉजी को बाखूबी समझते हैं। मैंने भी अपने करियर में कई मुजरिम के दिमाग को समझा, परखा, लेकिन एक बच्चे के जहन में क्या चल रहा होता है यह समझ पाना आसान नहीं होता। कोई बच्चा कब क्या फैसला लेता है और उस फैसले के पीछे क्या वजह छुपी होती है यह समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। और आज का यह केस भी एक ऐसी ही बच्ची फातिमा से जुड़ा था, जिसकी जहनीत को तब हम भी समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फातिमा हमें कब, कैसे और किन हालात में मिली और वो हमारी कस्टडी से क्यों भाग गई थी, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको फातिमा की जिंदगी के उन पन्नों को पलटना होगा जिन्हें तब हम भी पढ़ने की कोशिश कर रहे थे।
फातिमा, यहाँ क्या कर रही हो बेटा? अच्छा, तुम ये बना रही थी। वापस से तुमने स्कूल से ताली मारी। तुम्हारी फूफी को मालूम पड़ेगा ना तो फिर बहुत नाराज होंगे। अच्छा डरो मत, ये लो, तुम्हारी फूफी को हम समझा देंगे, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अब चलो घर चलो। कहाँ गश्ती कर रही थी ये? हाँ? कहाँ पर थी तू? बोलती क्यों नहीं बोल? अरे छोड़ो ना शबनम, तुम यहाँ बाहर ही चालू हो गई हैं। छोड़ो, बच्ची है, चलो आओ फातिमा अंदर आओ। क्या बच्ची है ये? हाँ? हरकतें देखी है इसकी? सुनो, आज मैं इसके स्कूल गई थी, पता है इसने मास्टरनी को क्या बोला है? कि मेरी फुप्पी को कैंसर है, मुझे घर का सारा काम करना पड़ता है, इसलिए मैं स्कूल का काम नहीं कर पाती। बोल, बोलती क्यों नहीं? फातिमा, क्या ऐसा है कि तुमने ऐसा बोला? हाँ, मैंने इसे बोला था, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं बोलती तो टीचर मुझे बहुत मारती और अब फूफी मुझे बहुत मारेगी। आप भी मार लो फूफी। देखो 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 इसकी नौटंकी। अब ये रोना धोना बंद कर और पढ़ाई में ध्यान लगा। हाँ? शबनम तुम इधर आओ। अरे बच्ची है पराये घर की, है? तुम इसके साथ ऐसा बर्ताव करोगे ना तो हमसे दूरी बना लेगी और लोग क्या सोचेंगे कि हम इस पे जुल्म ढाते हैं? आप तो रहने ही दीजिए। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से आज वो बिगड़ी हुई है। इतनी मुश्किल से स्कूल में दाखिला कराया है, जब पढ़ाई लिखाई नहीं करनी तो बंद करा दो ना स्कूल। मैंने तय कर लिया है, अब से आशिमा के घर ही पढ़ाई लिखाई करेगी और वही से सुधारेगी। चल अंदर जा, कपड़े बदल। पता नहीं सारा दिन कहाँ घूमती रहती है, परेशान कर रखा है इसने। अरे मेरे बच्चा क्या कर रहा है? घड़ी देखिए, 2 बजे का टाइम है और रोज तू 2:30 बजे के बाद आती है। आज तो तेरी फूफी को बता ही देती हूँ। नहीं प्लीज, फूफी को मत बताइए, मैं कल से टाइम पे आऊंगी। 2 से लेके 20 तक पहाड़ा लिख के दिखा, और इस बार एक भी पहाड़ा गलत हुआ ना तो फिर देख लेना। चल बैठ, बैठ नीचे। बहुत ही ब्रूटल मर्डर है सर। बच्चे की उम्र सिर्फ 10-11 साल की होगी और इतनी बुरी तरह से मारा है इसे, और मार के इस तालाब में फेंक दिया। हो सकता है बच्चा इसी इलाके का हो। आसपास पता करो और बड़े को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, कौन से जन्म का तू बदला ले रही है हमसे? मर गई वो, आज मिलेगी ना तो जान से मार दूंगी मैं उसे। कोई बाकी तो नहीं है टिकट के लिए? फातिमा के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? कितनी बार समझाया कि उसके साथ ऐसे पेश मत आया करो। अब अगर वो नहीं लौटी तो लोगों क्या जवाब देंगे? बस, मुझे तुमसे ज्यादा फिक्र है फातिमा की। अगर इतनी फिक्र थी तुमसे डर के भागी क्यों? वो पहले भी ऐसा कर चुकी है, लौट आई थी ना। अगर इस बार नहीं लौटी ना तो खुदा कसम में तुम्हें। चलो चलो उतरो, आखिरी स्टॉप आइए, चलिए उतरिए।
चलो ड्राइवर भाई साहब डिपो ले चलो। अरे एक मिनट ये लड़की किसके साथ हो? कहाँ उतरना था? कहाँ जाना है? रुक कहाँ भाग रहे हो? रुक रुक रुक। ये इतने पैसे चोरी करके भाग रही थी? पॉकेट मारा किसका? कहाँ से है पैसे? रुक रुक कहाँ भाग रही? कहाँ भाग रही? बस में से चोरी किया ना किसी का पर्स? किसका पर्स है? मुझे जाने दो, ये मेरा पैसा। ये रुको, ये क्या कर रहे हो बच्ची के साथ? शर्म नहीं आती बच्ची को छेड़ते हुए? अरे भाई साहब बहुत ही चालाक लड़की है ये। बस में से किसी का पॉकेट चुरा कर भाग रही थी और जब मैंने पकड़ा तो मुझे फंसाने के लिए ऐसा कर रही है। किसका पर्स है ये? कहाँ से है तुम्हारे पास इतने पैसे? एक काम करें भाई साहब, पुलिस को बुलाइए। कमिंग सर। कमिंग। सभी लोगों से पता किया लेकिन किसी ने भी उस बच्चे को आइडेंटिफाई नहीं किया और हमने सभी पुलिस थानों में भी चेक किया सर, लेकिन किसी भी थाने में ऐसे कोई भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है जो उस बच्चे की उम्र और उम्र से मैच करती हो सकता है बच्चा यतीम हो या फिर उसकी फैमिली से ही उसके मर्डर में शामिल हो, इसलिए मिसिंग कंप्लेंट फाइल नहीं की गई। हो सकता है। कमिंग सर। सर नोएडा के एक बस स्टॉप पर 9-10 साल की एक बच्ची को पकड़ा गया है। सर कंडक्टर का कहना है कि वो बच्ची बस में पॉकेट मार रही थी, लेकिन जब उस कंडक्टर ने उसे पकड़ा तो बच्ची उस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाने लगी। शर्मा सर चलो। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? देखो डरो मत, जो भी है सच सच बताओ। क्या ये अंकल ठीक बोल रहे हैं? सर मैं झूठ क्यों बोलूंगा? इस लड़की के हाथ में जो पर्स है आप उसे देखिए, कितना पैसा है उसके अंदर। लो बेटा पर्स देखो। नहीं। कविता छोड़ो छोड़ो। इतने पैसे कहां से आए तुम्हारे पास? बेटा तुम्हारा घर कहाँ है बताओ। अरे साहब जाने दो ना साहब, गलती हो गई। तो क्या है? चाय पानी है साहब। सर आपको खर्चा पानी चाहिए ना, ये लीजिए रख लीजिए, पर प्लीज मुझे जाने दीजिए। ए लड़की क्या समझाया तूने? हाँ छोड़ इसको। सर ये देखिए क्या निकला है पर्स में। ये क्या है? कहां से आया तुम्हारे पास ये? किसने दिया तुम्हें? बेटा तुम्हें मालूम है तुम्हारे पर्स में क्या था? देखो हम अब भी पूछ रहे हैं, सच सच बता दो, क्या वो पर्स तुम्हारा है? नहीं नहीं, वो पर्स मेरा नहीं है। वो पर्स आपने चुराया था? नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। तो वो पर्स आपके पास कैसे आया? सर बहुत चालाक लड़की है। जब इसके पर्स में से पैसे निकले तो कहती मेरा है, और जब गांजा निकला तो मना करने लगी। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मेरे घर जाना है। अच्छा ठीक है, आपको आपके घर लेके जाएंगे, लेकिन कैसे लेके जाएं? पहले ये तो बताओ आपका घर है कहाँ पे? याद नहीं, लेकिन आपको आपका नाम तो याद होगा ना? क्या नाम आपका? और वो बैग आपके पास कहाँ से है? देखो बेटा, जब तक तुम कुछ बोलोगी नहीं ये तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है? फातिमा। फातिमा, तुम्हारा घर कहाँ है? झारखंड। झारखंड? तो झारखंड से नोएडा कैसे? रेलगाड़ी से। किसके साथ? आपके घर पे और कौन कौन है?
तुम्हें ले जाएंगे। अभी आप अंदर जाओ। शर्मा, पता करो, शायद कहीं से इस लड़की के बारे में कुछ पता चले। सर, और उस लड़के का क्या हो? अस्सलामुअलैकुम मुश्ताक भाई। वालेकुम अस्सलाम। और जावेद भाई, सब गनीमत? क्या बताओ भाई, कुछ भी गनीमत नहीं है। लड़की ने नाक में दम कर रखा है मेरा बैग चुरा के भाग। बैग में 10,000 रुपए के साथ साथ 25,000 का माल भी था और अभी पुलिस के हाथ लग गई है। मेरे को शक है कि इस लड़की के चक्कर में पुलिस हम तक ना पहुंच जाए। टेंशन मत ले जावेद, मैं निकालता हूँ इसको बाहर। वो देख, इस लड़की के पास ड्रग्स मिला है। अपने एरिया में जितने भी लोग ड्रग्स का धंधा करते हैं ना, सबकी इंफॉर्मेशन निकाल और पता कर इस लड़की के पास ये ड्रग्स आया कहां से। फातिमा, ये क्या कर दिया तूने? पूरी दीवार खराब कर दी। अम्मी, दीवार खराब का किया? देखो कितनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई है। ये आपा, ये भाईजान, ये आप, ये अब्बू और वो मैं, छोटी सी। बेटा, अगर फोटो बनानी थी तो कॉपी में बनाती। पूरी दीवार गंदी करने की क्या जरूरत थी? अम्मी, कॉपी भर गई है। मैंने अब्बू से कहा था कि वो कॉपी ले आए। हाँ, तो तेरे लिए लाए हैं ना नई कॉपी। ये देख, मेरी नई कॉपी। मेरा प्यारा बच्चा। आपा, भाईजान, देखिए अब्बू मेरे लिए नई कॉपी लाया। अरे फातिमा, ये क्या कर रही हो? पूरी दीवार गंदी कर दी। कॉपी भर गई है। नई कॉपी कब लेके आएंगे अब्बू? बेटा, तुम्हें अब्बू की याद आ रही है? तो बताओ, तुम्हारे अब्बू कहाँ रहते? हम उन्हें यहाँ बुला लेंगे। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। सर, जिस बच्चे की लाश तालाब में मिली थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसकी मौत चाकू घोंपने से हुई थी और फॉरेंसिक टीम ने उसके कपड़ों की जांच की तो उसकी पैंट की जेब से ट्रेसेस मिले सर। फातिमा के पास भी मिले थे, तो हो सकता है फातिमा का उस बच्चे से कोई कनेक्शन। उसे मिलते हैं, मुमकिन है उसके बयान से हमें उस बच्चे पर कोई क्लू मिले। सर, उस लड़की ने ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी इस बात में सच्चाई है कि वो झारखंड की रहने वाली है। ऐसा लगता है उसके अब्बू मर चुके हैं। उनका जिक्र होते ही वो उदास हो गई थी और तब से उसने कुछ खाया भी नहीं। मुझे नहीं खाना, मुझे जाने दो। क्या हो रहा है ये? मुझे जाना है यहाँ से। बैठ जाना ना आपको। बैठो। हम तो आपसे यही पूछ रहे हैं कि आपको कहाँ जाना है। जब तक आप बताओगे नहीं, हम आपको आपके घर कैसे लेके जाएंगे? बोलो। ठीक है, लेकिन हमने आपके घर का पता लगा लिया कि आप कहाँ रहती हैं। कहीं रहती हो ना, जहां पे लड़का रहता था। नहीं, मुझे जाना है। एक मिनट, बोलो कहाँ जाना? जगह का नाम बोलो। दुर्गापुर। गली नंबर, मकान नंबर याद है? नहीं, वो तो नहीं मालूम, पर मेरे घर की दीवार सफेद रंग की है। कहाँ थी तू फातिमा? भूख नहीं लगती क्या तुझे? तेरी वजह से अम्मी ने भी खाना नहीं खाया।
दवा लेंगे उनको। अम्मी आप खाना, अम्मी आपको तो बुखार है, बुखार में सिर क्यों गर्म होता है? बातें बनाना छोड़ और चल खाना खा। रिहाना, ये अम्मी तुझे खाना लिया तो लाई अम्मी, ये दे रही है अम्मी आपके लिए। चल। अब अपने आप को संभाल नहीं सकते तो इतना क्यों पीते हो? आपकी अम्मी को क्या हो? अच्छा बैठो, बैठ जाओ। ये लड़की कुछ भी साफ साफ नहीं बोल रही है। कुछ है जो ये शायद जानबूझ के छुपा रही है। लेकिन सर दुर्गापुर झारखंड का एक कस्बा है। हो सकता है झारखंड की रहने वाली हो, लेकिन ये नोएडा कैसे पहुंची और इसके पास वो ड्रग क्यों मिली? और इसका उस बच्चे के साथ क्या कनेक्शन है जिसकी बॉडी हमें उस तालाब में मिली? उस बच्चे का कत्ल किसने किया, क्यों किया, किस मकसद से किया? खबरें से कुछ नहीं सर, फिलहाल तो नहीं। अगर ये मान लें कि ये दोनों बच्चे किसी ड्रग पेडलिंग गैंग के लिए काम करते हैं तो जाहिर है उन लोगों ने उन्हें ट्रेनिंग दी होगी। इसलिए ये बच्ची किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रही, बल्कि गोल गोल बातें करके घुमा रही। वो नहीं बोल रही जो हम इससे पूछना चाह रहे हैं। और इसने जो तुम्हें घूस देने की कोशिश की, ये रंग ढंग भी उसने वहीं से सीखे हों। ये लड़की हमें मिली गाजियाबाद से नोएडा आने वाली बस में। तो ड्रग पेडलिंग रो भी उसी रूट पर एक्टिव होगा। एक काम करो, इसको वापस उसी रूट पर लेकर जाओ और इसके एक्सप्रेशन को बारीकी से मॉनिटर करना। ये अपनी जगह को देखकर जरूर रिएक्ट करेगी। और ये भी पॉसिबल है कि वहां कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो इस लड़की को पहचानता है। कौन है वहां? कौन है? कौन है? छोड़ चल चल छोड़। क्या हुआ? कौन आया था? मैम फातिमा अपने रूम में नहीं है, गायब है। नहीं है मतलब? सर यहाँ के गार्ड पे हमला हुआ है, फिलहाल उसे हॉस्पिटल भेज दिया है। फॉर्मा कुछ पता चला? नहीं सर। इधर सर, जब हम लोग आए तो गार्ड यहीं पड़ा हुआ मिला था।
पता नहीं, एक लड़की गायब होगी और आप लोगों को पता नहीं क्या कर रहे थे। ये सिक्योरिटी यहाँ की? सर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। और मैडम आज तो हो गया ना, सीसीटीवी है? हाँ सर। फुटेज निकाली, फातिमा की फोटो सभी पुलिस स्टेशन में भेजो और पैटर्न टीम को भी इन्फॉर्म करो। सर दो आदमी यहाँ पर आए थे, लेकिन क्या ये फातिमा को यहाँ से भगाने आए थे या फिर इन सब का फायदा उठाकर फातिमा खुद भाग गई? ये दोनों जो भी थे इस जीवन शांति में चोरी के इरादे से तो आए नहीं होंगे। तो उनका मकसद क्या था? फोटो से साफ लग रहा है कि फातिमा इनके साथ नहीं गई बल्कि अपनी मर्जी से भागी। बच्ची का जल्द से जल्द मिलना जरूरी है। पता करो वो नोएडा में कहां हो सकती है। उसने कहा था कि वो झारखंड के दुर्गापुर की रहने वाली है। वहां की लोकल पुलिस को उसकी एक फोटो भेज। नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते, बोलो। एक बैग मिलेगा? 14 रुपए। रुक रुक रुक, चोरने कैसे रे? रुक रुक रुक। एक तरफ जहां हम फातिमा को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उस बच्चे की पहचान पता करने में जुटे थे जिसकी लाश हमें तालाब में मिली थी। और काफी कोशिश के बावजूद भी हम उसकी पहचान पता नहीं कर पाए थे। और उस बच्चे का फातिमा के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर था। फातिमा की तलाश में हमने उसकी तस्वीर झारखंड दुर्गापुर पुलिस से शेयर की तो पता चला कि दुर्गापुर पुलिस काफी पहले से ही फातिमा के वालिद अख्तर के मर्डर केस की तहकीकात कर रही थी। और साथ ही दुर्गापुर पुलिस से फातिमा के उस घर के बारे में पता चला जहाँ फातिमा के माँ बाप जरीना और अख्तर के इंतकाल के बाद उसके दोनों भाई बहन उसकी बड़ी फूफी और फूफा के साथ रह रहे थे। साहब मैं फातिमा की फूफी हूँ, लेकिन फातिमा तो यहाँ नहीं रहती। कहाँ रहती? वो फरीदाबाद में रहती है। मेरी छोटी बहन और उसकी छोटी फूफी शबनम के यहाँ पर। फरीदाबाद में शबनम रहती कहाँ? वो सब मैं आपको बताती हूँ साहब, लेकिन पहले आप ये तो बताइए कि फातिमा ने ऐसा क्या किया है कि आप उसे ढूंढते हुए यहाँ तक चले आए? हमने उसे नोएडा में चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया और उसके पास से ड्रग्स भी मिली थी। क्या? ये लड़का कौन है? इसे पहचानती है? नहीं साहब, हम इस बच्चे को तो नहीं जानते। और साहब हम तो फातिमा को भी फरीदाबाद नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन इन बच्चों की किस्मत ही खराब। ये बच्चे तो तभी अनाथ हो गए थे जब इनकी माँ जरीना का इंतकाल हुआ। और जरीना की मौत के बाद तो वो ज्यादा ही शराब पीने लगा था। उसके कुछ दिनों बाद तो उन्हें भी किसी ने मार दिया। और कमाल, रेहाना और फातिमा, ये तीनों बच्चे अनाथ हो गए। साहब ये दोनों तो फिर भी बड़े हैं, लेकिन फातिमा इतनी छोटी उम्र में ये हादसा उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपने अम्मी अब्बू को हमेशा याद किया करती थी और अकेले में बड़बड़ाया करती थी। अम्मी, अब्बू मेरे नहीं है ना अब्बू? आप मेरी तरह अम्मी से भी बहुत प्यार करते हैं ना? फातिमा को अख्तर भाई और भाभी की मौत का गहरा सदमा लगा था। हमें लगा था कि वो यहाँ रहेगी तो वो उनकी याद में पागल हो जाएगी, इसलिए हमें उसे शबनम और उनके शौहर के साथ फरीदाबाद भेजना पड़ा। रेहाना अब्बा, मुझे नहीं जाना। कमाल भाईजान, मुझे आपके साथ रहना है। फातिमा अभी घर चलो, रेहाना और कमाल तुमसे घर पर मिलने आएंगे। आओगे ना मिलने? हाँ फातिमा, तू जा, हम आएंगे बड़ी फूफी के साथ, पक्का। इनसे शबनम का नंबर और एड्रेस लो।
शर्मा को बोलो कि तुरंत शबनम के घर जाओ। यार ये लोग पूरा सच नहीं बोल रहे हैं। वहां हमें फातिमा उस हालत में मिलती है और यहाँ के पता चलता है कि उसके वालिद अख्तर का कत्ल हुआ था। ये अख्तर का कत्ल क्यों हुआ था? सर अख्तर को शराब की लत थी, साथ साथ वो जुआ भी खेलता था। सर कई लोगों से वो कर्जा भी ले रखा था। सर यहाँ के लोगों से उसकी बनती भी नहीं थी, तो हमें लगा शायद मर्डर की वजह यही हो। तुम लोगों ने कुछ भी छुपाया ना तो तुम दोनों ही जेल में हो गए। बताओ कहाँ है फातिमा? बोलो। हाँ साहब, हम आपसे कुछ नहीं छिपाएंगे। हम तो फातिमा को यहाँ उसके भले के लिए ही लाए थे, लेकिन बेचारी की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। साहब हमने अपनी हैसियत के हिसाब से उसका स्कूल में दाखिला भी कराया था। हाँ शुरुआत में उसका यहाँ मन नहीं लगता था, लेकिन बाद में उसका पढ़ाई में खूब मन लगने लगा था। आपको पता मैंने स्कूल में टॉप किया है, मुझे 100 में से 95 मार्क्स मिले। अरे वाह, दिखा। अरे वाह, शाबाश। मैं बहुत खुश लेकिन ये खुशी सिर्फ चंद दिनों की ही थी। फिर पता नहीं क्या हुआ, उसका धीरे धीरे पढ़ाई से भी मन हटने लगा। हम उसे स्कूल भेजते थे तो स्कूल से भी भाग जाती थी। आए दिन उसकी मास्टर ने उसकी शिकायत करती थी। मैं जब उसे समझाती थी तो वो घर से भी भाग जाती थी और रास्तों में भटकती रहती थी। फिर हमें मजबूरन उसका स्कूल बंद करवाना पड़ा। अब उसके बाद वो आशिमा के घर चली गई पढ़ने के लिए। आशिमा? कौन आशिमा? आशिमा मेरी सहेली है, वो यहीं पास में ही रहती है। आशिमा उसे पढ़ाती थी और फातिमा बदले में आशिमा के बच्चे का ख्याल रखती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद फातिमा का मन वहां से भी उब गया था, वो वहां से भी भाग गई। सर हमारी जिंदगी तो उसको इधर उधर ढूंढने में ही बीत गई है। लेकिन अभी फातिमा इतने दिनों से हमारे साथ थी, तो इस बार उसको ढूंढने की कोशिश नहीं की तुम लोगों ने? और उसकी मिसिंग कंप्लेंट भी दर्ज नहीं करवाई? साहब हम लोग कंप्लेंट करना चाहते थे, लेकिन इस बार हम लोग डर गए थे। किस बात से डर गए थे? वो साहब इस बार फातिमा से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। साहब फिर आशिमा ने बताया कि फातिमा उसके बच्चे को खूनम खून करके भाग गई है। हमने फातिमा को खूब ढूंढा लेकिन हमें कहीं नहीं मिली वो। मतलब फातिमा ने आशिमा के बच्चे को मार दिया? नहीं साहब, बच्चा मरा तो नहीं, लेकिन उसको बहुत गंभीर चोटें आई थी और उसकी हालत बहुत नाजुक है। और फातिमा ने सिर्फ बच्चे को गिराया ही नहीं, बल्कि उनके घर से 10,000 रुपए भी चोरी करके भाग गई थी। ये आशिमा का घर कहाँ है बताओ मुझे। चलो। साहब वो लोग यहाँ पे नहीं है, बच्चे का इलाज करवाने मुंबई गए हैं। नहीं साहब। लेकिन शर्मा, एक 10-11 साल की बच्ची में इतना गुस्सा, ये नॉर्मल बात नहीं हो सकती। होगी भी कैसे? पिछले 1-1.5 साल में इस बच्ची ने इतना सहा है, इतना देखा है। अपने माँ बाप को है, अपने भाई बहन से दूर, या अपने फूफा फूफी के साथ रह रही। लेकिन सर उसके छोटे फूफा फूफी का कहना है कि फातिमा का बर्ताव 6 महीने पहले तक काफी अच्छा था, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी वो। लेकिन फिर सडनली उसके बर्ताव में ऐसा चेंज आया कि उसने एक छोटे से बच्चे की जान लेने की कोशिश की। शर्मा, बच्चों में कोई भी बदलाव ऐसे ही अचानक ही एकदम नहीं आता। उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती। तुमने बताया था कि पिछले 6 महीने से आशिमा के यहाँ जा रही थी। आशिमा से मिले? नहीं सर, मेरी उससे फोन पर बात हुई थी, मुंबई में है वो। और हाँ सर, जब हम फातिमा को अलग अलग एरियाज में घुमा रहे थे तो उसने आशिमा के घर को देखकर रिएक्ट भी किया था। सर हो सकता है फातिमा ने उस घर को इसलिए नहीं पहचाना क्योंकि आशिमा के बच्चे को उसने वहीं पर घायल किया था। और इस बच्चे को घायल करने के बाद ही वो भागी थी और हमें ड्रग्स के साथ मिली थी। और ये कैसे माँ बाप जिनके छोटे से बच्चे पर फातिमा ने जानलेवा हमला किया और उन्होंने कोई पुलिस कंप्लेंट फाइल नहीं की? जावेद और आशिमा, दोनों के बारे में पता करो। सर। क्या फातिमा, घर नहीं चलना है क्या? आजा।
अच्छा अंकल 2 गुंडे मुझे परेशान कर रहे थे, मुझे बचा लो प्लीज। कहाँ है गुंडे? दिखाओ कहाँ है गुंडे? अंकल मैं सच कह रही हूँ, वो भी यहीं पे थे। बस फातिमा, बहुत कहानी बना ली, बहुत घुमा लिया हमें, चलो अब। फातिमा, अब एक भी झूठ बोला तो अच्छा नहीं होगा। बताओ, जानती हो उस लड़के को? नहीं। नहीं नाम था इसका? और वो 2 लोग कौन थे जो उस रात यहां पर आए थे और तुम भाग गई? सर मुझे लगता है बच्ची एक साथ कई ट्रॉमा से गुजर रही है। उसने जो कुछ भी देखा है उसकी वजह से ही उसके व्यवहार में परिवर्तन आया है। एंड आई फील बच्चों में ऐसे मेंटल ट्रॉमा की वजह फिजिकल एब्यूज भी हो सकता है। इसका कंप्लीट मेडिकल चेकअप करना पड़ेगा सर। ओके, आप चेकअप कीजिए एंड प्लीज अपडेट। आइए सर। बोलो राणा। जावेद और आसमा की कुंडली निकालिए। आसमा तो क्लीन है, लेकिन ये जावेद जो है किसी मुश्ताक नाम के आदमी के साथ मिलकर ड्रग्स का धंधा करता है। जावेद और मुश्ताक अंडरग्राउंड होने की फिराक में थे, लेकिन हमारी टीम ने जल्दी उनके ठिकाने का पता लगा लिया। जावेद और मुश्ताक को हमने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन फातिमा की मेडिकल रिपोर्ट ने हमें चौंका दी। एक 10 साल की बच्ची के साथ लंबे अरसे से रेप किया जा रहा था। फातिमा के साथ हुई सहवानियत के लिए तब हमें सिर्फ जावेद और मुश्ताक ही गुनहगार लग रहे थे। हमने फातिमा का रेप कभी नहीं किया साहब, बस पिछले 6 महीने से हम लोग उसे अपने ड्रग्स का माल बेचने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे साहब। बस हाँ साहब, वो मेरी बीवी के यहाँ पे पढ़ने आया करती थी, तभी मुझे उसे इस्तेमाल करने का आइडिया आया था। फातिमा आज के लिए काफी है, तुम घर जाओ ठीक है। फातिमा, फातिमा एक काम करेगी, खूब सारे पैसे मिलेंगे। पैसे? हाँ बहुत सारे। साहब बच्चों पर कोई शक नहीं करता है और वो पकड़े भी नहीं जाते, और अगर पकड़े भी गए तो उन्हें छुड़ाना बहुत आसान होता था साहब। चुपचाप खड़े रहे। अरे साहब जाने दो ना साहब, गलती हो गई। ऐसी गलती हो गई? बच्ची है साहब। ये क्या है? चाय पानी है साहब। ये बच्चा भी तुम दोनों के लिए काम करता था? हाँ साहब। तो फिर से मारा क्यों? उसने करते साहब, हमने उसको धंधा सिखाया और वो हमसे ही चालाकी करने लगा। कस्टमर से पैसा मिलता तो गायब कर देता, तो फिर वो हमने उसे गज्जू भाई से भी मिलते हुए देखा था। कौन गज्जू? गज्जू का भी हमारी तरह यही धंधा है। वो नहीं साहब, हमारा माल गायब करके उसके कस्टमर्स को बेचने लगा। खोपड़ी घूम गई साहब, मार डाला उसे। अल्लाह हमसे शांति करेगा क्या रे? जो हमें गुस्सा दिलाता है ना, हम उसका क्या हाल करते हैं पता चल गया ना? दिमाग में डाल ले। साहब हमको लगा नहीं कि मौत के बाद फातिमा काबू में आ जाएगी, लेकिन अगले दिन जब वो मेरे घर पे फिर से पढ़ने के लिए गई तो साहब उसने मेरे ही बच्चे को जान से मारने की कोशिश की। साहब हम लोग फिर फातिमा को पकड़ के खत्म करना चाहते थे, इसलिए उस दिन जब हम लोग जीवन शांति संस्था गए थे तो साहब वहां पे देखकर फिर से भाग गए। हम सच कह रहे हैं साहब, हम सिर्फ फातिमा को पकड़ के खत्म करना चाहते थे, हमने उसका रेप कभी नहीं किया साहब। साहब माफ कर दो साहब, साहब हमको फातिमा कुछ तो बोलो बेटा, कौन था वो जिस
उसने तुम्हारे साथ ये सब किया? डरो मत बेटा, हमें खुल के बताओ। देखो, अगर तुम हमें नहीं बताओगी तो वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, और फिर तुम्हारी तरह वो किसी और के साथ भी ये सब कर सकता है। तुम नहीं चाहती ना कि किसी और के साथ ये सब हो? तो बताओ बेटा, बोलो कौन था वो? डरो नहीं, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। हम हैं, बोलो। डरो नहीं, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। फूफा। तुम्हारे फूफा? साहब, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्हें छोड़ दीजिए, वो लड़की झूठ बोल रही है। अपने शौहर को बचाने के लिए उस बच्ची को झूठा बोल रही हो? साहब, आप उस लड़की को जानते नहीं हो, वो एक नंबर की झूठी है। बच्ची की तरह समझा उसको हमने, लेकिन हमेशा वो एक बात से हमसे चिढ़ती थी। उसके बाप का और हमारा 36 का आंकड़ा था, और हमेशा अक्सर झगड़ा होता था हम दोनों का। जब यहाँ थी तो बोलती थी कि हमारे पापा बहुत अच्छे हैं, और मैंने उनको क्यों पीटा। तब तो उसे ये भी कहना चाहिए कि उसके अब्बू अख्तर का कत्ल तो नहीं किया। साहब, अख्तर का मर्डर किसी और ने नहीं, बल्कि उसके बेटे फातिमा भाई कमाल ने किया। साहब, अख्तर अपनी बीवी को पीटा करता था, और उसी वजह से वो अल्लाह को प्यारी हो गई, और कमाल ने इसीलिए ऐसा किया। और वो बच्ची साहब, वो बचपन में कुछ भी बोल रही है, हमने कुछ नहीं किया। आप उसी से पूछिए, कोई और ही होगा। सर, इसे बहुत तेज टॉयलेट आ रही है। सर, क्या हुआ? फातिमा फिर से भाग गई। फातिमा के बयान की बुनियाद पर हमने फरहान को फातिमा के साथ रेप करने के जुर्म में कस्टडी में ले लिया था, लेकिन फरहान की ये बात सच साबित हुई कि फातिमा के अब्बू को फातिमा के भाई कमाल ने ही मारा था। कमाल के खिलाफ दुर्गापुर पुलिस ने सारे सबूत जुटा लिए थे, और कमाल को बाल सुधार गृह भेज दिया गया था। लेकिन फरहान लगातार इस बयान से इनकार कर रहा था। वो बार बार यही कह रहा था कि उसने फातिमा का रेप नहीं किया, और फरहान के इस बयान का सपोर्ट सिर्फ उसकी बीवी शबनम ही नहीं, बल्कि फातिमा की बड़ी फूफी मेहरुनिसा और फूफा मुस्तफा भी कर रहे थे। पर हमने फरहान के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी थी। 2 महीने से कोर्ट में इस केस की सुनवाई चल रही थी, लेकिन इस पूरी सुनवाई के दौरान फातिमा के बड़े फूफा और फूफी कभी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। फरहान लगातार कोर्ट में खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहा था। डिफेंस लॉयर वीना सहगल और प्रोसिक्यूशन लॉयर अनिल सिंह बार बार कोर्ट में अपना अपना पक्ष रख रहे थे, लेकिन फैसला किसके हक में जाने वाला था इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। और फिर जो हुआ, उसने इस केस का रुख एक बार फिर से बदल दिया। सर, ये जीवन शांति संस्था से मिली ड्राइंग है जहां फातिमा रहती थी। सर, मैं इस कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे शबनम से सवाल जवाब करने की इजाजत दे। इजाजत है। आपने इससे पहले कभी ये ड्राइंग देखी थी? जी, घर पर फातिमा ने ही बनाई थी। आपने सबसे पहले ये ड्राइंग कब देखी थी? जब फातिमा पहली बार स्कूल नहीं गई थी। आप जा सकती हैं। सर, ये ड्राइंग से साफ साफ झलक रहा है कि रेप के बाद उस बच्ची के दिल और दिमाग पर कितना बुरा असर पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद भी जब वो नोएडा में आई तो पढ़ाई लिखाई में वो अच्छी थी, अव्वल थी। यानी उसने अपने गम से उबरना सीख लिया था। ये फातिमा उससे उबर नहीं पाई। इसके अंदर आई एग्रेशन और बेचैनी की भी यही वजह है। और मिलाड अब ये सच से दूर भाग रही है, और सच से दूर इसलिए भाग रही है क्योंकि इसने जो देखा है उसको देखने के बाद इसका सच्चाई पर से विश्वास उठ गया है। और अभी भी अगर इसको न्याय नहीं मिला, इसके सच को झूठ बोलकर खारिज कर दिया गया, मिलाड इसके साथ बहुत बुरा होगा, इस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ऑब्जेक्शन सर, हम इस बच्ची को कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं मान सकते। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। पिछले 2.5 महीने से ये सुनवाई चल रही है। आजकल हमारी सोसाइटी में माइनर्स के साथ अक्सर ऐसी अमानवीय, नीच और भद्दी हरकतें हो रही है, जिससे एक बच्चे का न सिर्फ भविष्य खराब होता है, बल्कि आने वाली एक पीढ़ी, सभ्यता और समाज पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए ये कोर्ट फरहान कुरैशी को गिल्टी मानता है और उसे इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाता है। फातिमा के हक में अदालत ने एक तारीखी फैसला सुनाया था। हमारी चार्जशीट में लगाए गए सारे इल्जाम सही साबित हुए थे, लेकिन ये जीत सिर्फ हमारी नहीं थी। ये जीत थी हर उस लड़की की, हर उस बच्ची की जो आए दिन वहशत का शिकार होती रहती है, और सालों की अदालती सुनवाई तक विक्टिम रोजाना तिल तिल कर मरती रहती है। लेकिन अदालत का यह फैसला उन सारे विक्टिम्स को हौसला देता है कि सच को चाहे कितना भी क्यों ना दबाया जाए,
लेकिन आखिर में जीत हमेशा सच की होती है। अब मैं आदिल खान आपसे इजाजत लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।